दिवाली का त्योहार भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में इस त्योहार का विवरण मिलता है, लेकिन अयोध्या में पटाखे फोड़ने का कोई भी उल्लेख नहीं है। दरअसल उनकी रचनाओं में एक खास श्लोक है, आसमान से एक आवाज आई, पूरी अयोध्या में फूलों से सजी हुई, गलियों में एक खास खुशबू बिखरी हुई थी। इसीलिए यदि यहाँ पर भगवान राम की कथाओं में कोई भी पटाखे फोड़ने का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इन पटाखों का इन्वेंशन कहाँ, कब और कैसे करके हुआ। इंडिया में दिवाली के दौरान काफी ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं लोगों के द्वारा। वहीं बाहर के देशों में सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं न्यू ईयर के टाइम। इसके अलावा कुछ लोग इन पटाखों का यूज शादियों में, स्पोर्ट इवेंट के टाइम, फुटबॉल मैच या फिर क्रिकेट मैचों में इसे देखा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हर तरह के फायर क्रैकरों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इन पटाखों का यूज दुनिया भर में अलग अलग ट्रेडिशनल का हिस्सा बन चुका है, जिसको गहराई से जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर ये पटाखे कितना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं और इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा, यहाँ तक कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या यह हिंदुओं का ट्रेडिशनल है, मुगलों का ट्रेडिशनल है या फिर चाइनीजों का ट्रेडिशनल है। तो आइए इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझते हैं। दुनिया में पहली बार पटाखे कहाँ फोड़े गए, आतिशबाजी करने का चलन कहाँ से शुरू हुआ और इसका सही इतिहास क्या है। As more than 6 tons of fireworks are sent into Sydney's skyline to ring in the कहूंगा कि मेरा धर्म इतना छोटा नहीं है कि हाथ में फुलझड़ी लेके मुझे घूमना पड़ेगा रास्ते में बोलते कि मैं हिंदू हूँ, मैं फुलझड़ी चलाता हूँ। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन पटाखों का इन्वेंशन मूल रूप से दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व चीन के प्राचीन लियांग में हुआ था। स्थायी लोगों के कथाओं के अनुसार चीनियों ने चंद्र नव वर्ष मनाने के लिए बांस को जलाया और बांस के तने में हवा फंसने से वह फैल गया और आग के कांटेक्ट में आने से वह बांस बहुत तेजी से फट गया, जिसको लेकर चीनियों का मानना है कि यह प्राकृतिक पटाखे हैं, जिसकी शोर से बुरी आत्माएं बुरी तरह से डरकर भाग जाती है। ऐसा माना जाता है कि उससे निकलने वाली ध्वनि ही मूल रूप से पटाखा है। उस ध्वनि के बाद उस समय के किमी यार्गो ने विभिन्न रसायनों के साथ प्रयोग किया और एक मिश्रण तैयार किया, जिसने बांस की पॉप में और अधिक ध्वनि जोड़ दी। यह मिश्रण आज के बारूद का अग्रदूत था, जिसे अगली शताब्दी में और भी अधिक बेहतर बनाया गया। दिवंगत इतिहासकार पीके गोडे ने 1950 में भारत में 1400 से 1900 के बीच में आतिशबाजी का एक इतिहास नामक लेख लिखा और उसे प्रकाशित किया। इस लेख में उन्होंने कहा था कि दिवाली के उत्सव में आतिशबाजी का उपयोग भारत में अब काफी ज्यादा आम है, जो 1400 ईसा के बाद अस्तित्व में आया होगा, जब भारत युद्ध के दौरान बारूद का इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत के आतिशबाज के इस्तेमाल के शुरुआती विवरण उस समय के आसपास दर्ज किया गया था, जब गजपति प्रताप रुद्रदेव 1457 से लेकर 1539 के द्वारा रचित संस्कृति ग्रंथ चिंतामणि में पटाखों बनाने का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ इंडिया में इसकी शुरुआत होती है 1923 में। तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है शिवकाशी नाम से, जहां पर पी आद्या नादर और उनके कजन सानमुंगा नादर अपना गांव छोड़कर निकलते हैं। ये लोग जाते हैं कलकत्ता माचिस कैसे बनाई जाती है सीखने के लिए। करीब 8 महीने के बाद ये लोग कलकत्ता से काम सीखने के बाद अपने गाँव शिवकाशी वापस लौट आते हैं और जर्मनी से मशीनों को इम्पोर्ट कराते हैं और अपने गाँव में मौजूद लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं माचिस बनाने के। ये दोनों अपने गांव में माचिस बनाने की एक कंपनी स्थापित करते हैं। ये दोनों अपने कंपनी के ब्रांड का नाम रखते हैं अनिल ब्रांड और अयोध्या ब्रांड। बाद में इसे बदलकर नेशनल माचिस कर देते हैं। यह बिजनेस उनका अच्छा खासा चल रहा था। इसी के साथ उन दोनों ने फायर क्रैकर बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया गया नेशनल फायरवर्क। इनके द्वारा बनाया गया पहला पटाखा एक्चुअली एक फुलझड़ी थी। इसी के साथ इनका धंधा चलता गया अगले कुछ 3-4 सालों तक। इसी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये लोग अपने सामानों को बाहर से इंपोर्ट नहीं करा पाते हैं। तभी उस समय की ब्रिटिश इंडिया सरकार एक लॉ पास करती है 1940 में, द इंडियन एक्सप्लोसिव रूल। इस रूल के हिसाब से जो लोग पटाखे बनाते हैं, रखते हैं या फिर बेचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें लोगों को लाइसेंस बांटा जाता है। इसके बाद से ही इन इंडस्ट्रियों में काफी ज्यादा बूम देखने को मिलता है। साल 1940 में नादर भाइयों ने इन अवसर का लाभ उठाया और शिवकाशी में एक फैक्ट्री बनाई पटाखों का। इसके 2 साल के बाद यानी 1942 में सिर्फ 3 ही फैक्ट्री थे पटाखे बनाने के लिए इंडिया में। यही वह टाइम था जब नादर भाइयों ने दिवाली को आतिशबाजी से जोड़ने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया और माचिस इंडस्ट्री से उनकी नेशनल वाइड मौजूदगी ने उन्हें ऐसा करने के लिए एक मंच दिया। शिवकाशी में आतिशबाजी की इंडस्ट्री काफी तेजी से वृद्धि हुई और 1980 तक शिवकाशी में अकेले 190 प्लस कारखाने बनकर खड़े हो गए और आज के टाइम में यह नंबर 700 से ज्यादा है और इन कंपनियों का टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा है इंडिया में, जबकि इन कंपनियों में 80 लाख से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। इस कहानी में शिवकाशी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि आज के टाइम में भी 90% से ज्यादा पटाखे यही शिवकाशी में बनाए जाते हैं। हालांकि इंडिया की सबसे पहली फैक्ट्री फायर क्रैकर की शिवकाशी में नहीं बल्कि कलकत्ता में थी 1800 के टाइम पर। ऐसा नहीं है कि 1800 से पहले इंडिया में पटाखे नहीं होते थे। इनफैक्ट इंडिया में एक कास्ट भी है लोगों की आतिशबाज। आतिशबाज भारत के उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम समुदाय है, जिसे आतिशबाज शेख या फिर शेख के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का मानना है कि इनके बुजुर्गों को लाया गया था सेंट्रल एशिया से मुगलों के द्वारा। इनके बुजुर्ग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे गन पाउडर मैन्युफैक्चर करने में। इनका
का हिस्ट्रिकल मेंशन भी अवेलेबल है, जैसे कि अब बंगाल की सिविल सर्विस ऑफिसर डब्ल्यू कुक्स ने एक बुक लिखी है जिसमें ये मेंशन है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में आने के बाद आतिशबाज रिलेटिव कम्युनिटी काफी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादातर इन फायर क्रैकरों को यूरोप और चाइना से इंपोर्ट कराते थे इंडिया में। इसके बाद से ही आतिशबाज कम्युनिटी धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गई इंडिया में। लेकिन टाइम में पीछे जाए तो राजा महाराजाओं के समय क्या रिलेवेंस थे पटाखों की। मुगल काल से पहले कभी भी दिवाली मनाने के लिए आतिशबाज का उपयोग करने का विवरण नहीं मिलता है। मुगल काल के दौरान दिवाली मुख्य रूप से दियों का उपयोग करके मनाई जाती थी, जबकि औरंगजेब ने 1667 में दिवाली के लिए दीपों और आतिशबाज और दोनों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल के बाद ब्रिटिश शासन के अधिकांश समय के लिए सख्त विस्फोटक अधिनियम ने आतिशबाज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के निर्माण में और बिक्री करने वाले चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक इसके कई सालों के पीछे जाए तो 1443 में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में बैतूरिद सुल्तान शाहरुख के राजदूत अब्दुल राजक ने भारत में पटाखों की पहली रिपोर्ट दी थी। इसी के लगभग 1400 ईसा में भारत में आतिशबाज के उपयोग की सबसे पहली पारंपरिक रिपोर्ट मिलती है, जो संभव है कि 1400 ईसा में चीनी आतिशबाज के फॉर्मूले भारत में लाए गए और स्थानीय तत्वों का उपयोग करके इसमें चेंजेस किए गए थे। साल 1518 में कथित तौर पर गुजरात की शादियों में आतिशबाजी का उपयोग किया जाता था। साल 1609 में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अकेले आतिशबाज पर 80,000 से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। 1700 के टाइम एक राजा हुआ करता था जिसे पटाखे काफी ज्यादा पसंद थे। ये राजा कोई नहीं बल्कि मुगल शहंशाह रोशन अख्तर था, जिन्हें हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इसका पेन नाम था सदा रंगीला। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सदा खुश रहा करते थे। इनके जमाने में आर्ट्स, पेंटिंग और म्यूजिक काफी ज्यादा फ्लरिश किया। इनके टाइम शाहजहाबाद में चारों तरफ दिए जलाए जाते थे, जिस जगह को आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। लाल किले में स्थित रंग महल दीपावली के दौरान दिए से जलाकर काफी ज्यादा रोशन किया जाता था, जैसे कि अब इस पेंटिंग में भी देख सकते हैं, जिसमें सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला कुछ महिलाओं के साथ महल के बाहर दिवाली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर हरवन मुखिया हमें बताते हैं कि दिवाली का सेलिब्रेशन अकबर के टाइमों से ही चला आ रहा था। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल था जो कि हिंदुओं के अलावा बल्कि सबों के द्वारा मनाया जाता था। डॉक्टर कैथलीन बटलर सॉकफील्ड का कहना है कि पटाखों का यूज मुगल और राजपूतों के द्वारा उस टाइम में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। इसी की वजह से हमें ढेरों सारे हिस्ट्रिकल पेंटिंग देखने को मिलता है, जिसमें पटाखों को जलाते हुए दिखाया गया है। कुछ पटाखे मुगलों के स्टाइल में, कुछ पटाखे राजस्थानों के स्टाइल में और कुछ पटाखे पहाड़ियों के स्टाइल में। ये पटाखे सभ्य बारात पर जलाए जा रहे हैं, दिवालियों पर जलाए जा रहे हैं और शादियों के दौरान भी इसे जलाया जा रहा है। इस पेंटिंग को देखिए जिसमें दिखाया गया है कि शाहजहां के दारा शेखों की शादी हो रही है, जिसके पीछे आप पटाखे भी देख सकते हैं जो कि जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पटाखा तब भी जलाए जाते हैं जब कोई नया नया राजा बनता है, जैसे कि औरंगजेब के समय पर। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि औरंगजेब तो पटाखों के ऊपर बैन कर दिया था, लेकिन ये पटाखों के ऊपर क्यों बैन किया था ये हम नहीं जानते हैं। इसके कई सालों के बाद जब मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांस ले रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में अपने मंसूबों को मजबूत करने में जुटी हुई थी, तो आतिशबाज का ज्ञान इतना ज्यादा कम हो गया था कि कई प्रकाशों में दिवालियों के दौरान इनका यूज किया जाने लगा था। अक्सर आतिशबाज बनाने वाले लोग बारूद के निर्माता भी थे, जिनके लिए कच्चा माल आसानी से भारत में उपलब्ध था। पटाखा उद्योग भविष्य के कई कारणों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इस बात पर कोई भी प्रमाण नहीं है कि इसका भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में मनाए गए उत्सवों में कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं है। एकमात्र शास्त्र प्रमाण दिए गए रोशनी की, जब लोगों के द्वारा दिए जलाए गए, जो शहर में उस समय लोगों की खुशी को दर्शाता था। इतिहास साबित करता है कि ये पटाखे चीनियों और मुगलों की विरासत है, जो 2200 सालों से ज्यादा पुरानी नहीं है या किसी भी तरह से दिवाली के जश्न का अभिन्न अंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो एंशिएंट इंडिया में इस पटाखों का उपयोग होता और हमें पेंटिंग या फिर आर्ट्स में देखने को मिलता, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है 1300 के बाद से। पटाखे फोड़ने का ट्रेंड हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, जिसमें तब प्रोमेंसिस मिली जब आम लोगों को पटाखे उपलब्ध कराए गए। खैर, इतिहास को साइड में रखते हुए अब आते हैं हमारे वीडियो के मेन क्वेश्चन पर। आखिर इन पटाखों से कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है? इस बात पर कोई शक नहीं है कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता है। पोल्यूशन होता है, वह भी कई ज्यादा मात्रा पर। साथ ही इससे जीव जंतुओं को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पटाखे फोड़े जाते हैं तो आपके आसपास कोई भी जानवर देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली दिवाली के 4-5 दिनों में जानवर ज्यादातर नजर ही नहीं आते हैं। यहाँ तक कि पटाखों से इंसान तो डरता ही है, साथ ही जानवर काफी ज्यादा डरते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि पटाखों से ज्यादा गाड़ियों से पोल्यूशन फैलता है। आग जो हम जलाते हैं उससे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। तो आइए इसे हम साइंटिफिक रीजन से समझने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी कंट्रोल सेटअप एयर बेस की एक रिपोर्ट में रिसेंटली पता चला है कि देश के कई इलाकों में 875% तक बढ़ जाता है। इस रिसर्च में 2017 से 2023 के बीच भारत के 14 राज्य के 180 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों को देखते हुए विश्लेषण किया गया है, जो विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ गया। इंडिया स्पेंड के इस रिपोर्ट को देखें, जो कि 29 अक्टूबर 2016 को पब्लिश किया गया था। इसमें से सबसे पोल्यूशन करने वाले पटाखे फुलझड़ी, सर्प, गोली, अनार, पुलपुल, लड़ी और चक्री, इन सारे पटाखों से जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है 200 से 2000 तक के बीच होता है। अगर सेफ लाइन से देखा जाए तो जिसे WHO ने लगाई है। यहाँ पर पॉइंट यह है
है कि यहाँ पर बहुत से सोर्सेस है पोल्यूशन के। पोल्यूशन गाड़ियों से भी निकलते हैं, आग जलाने पर भी निकलता है, जिनको रोकने की कोशिश किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि दिवाली के टाइम में जो पोल्यूशन फैलता है वह नॉर्मल दिनों से काफी ज्यादा अधिक होता है। इन पोल्यूशन को भी रोकनी जरूरी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।